वेलकम माय डियर स्टूडेंट, मैं डॉक्टर कमलेश कुमार चौधरी आज क्लास 10th के क्रैश कोर्स में अम्ल, भस्म और लवण चैप्टर लेकर आया हूं। आज हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं अम्ल, भस्म और लवण के बारे में। क्योंकि चैप्टर का नाम ही है अम्ल, भस्म और लवण, तो पहले हम ये जाने कि अम्ल किसे कहते हैं, भस्म किसे कहते हैं और लवण किसे कहते हैं। इसके बाद हम लोग धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो शब्द है अम्ल, कहता है वह पदार्थ जो स्वाद में खट्टा होता है, जो स्वाद में खट्टा होता है, बहुत से पदार्थों को घुलाने की शक्ति रखता है तथा भस्म से अभिक्रिया कर भस्म के गुण को नष्ट कर देता है, यानी समाप्त कर देता है, उसे अम्ल कहते हैं। ठीक है, अम्ल हम जान गए। अब दूसरी चीज है भस्म। अब भस्म के बारे में जानें। भस्म वह पदार्थ है जो स्वाद में कड़वा होता है, छूने पर चिकना मालूम पड़ता है और बहुत से पदार्थों को घुलाने की शक्ति रखता है तथा अम्ल से अभिक्रिया कर लवण और जल बनाता है, उसे हम भस्म कहते हैं। अभी आपको हमने बताया क्या कि भस्म वह पदार्थ है जो अम्ल से अभिक्रिया कर लवण बनाता है। तो लवण की परिभाषा बहुत ईजी है, क्या होगा? अम्ल और भस्म के अभिक्रिया के फलस्वरूप जल के अतिरिक्त जो पदार्थ बनता है उसे लवण कहते हैं। ये मैंने अभी आपको जो चैप्टर था उस चैप्टर से संबंधित अम्ल, भस्म और लवण की परिभाषा दिया। अब पुनः हम अम्ल पर चलते हैं और उसका हम लोग धीरे धीरे विस्तृत रूप से जो आपको 10th क्लास के चैप्टर में है उसके बारे में हम जानकारी देंगे। हमने अभी आपको बताया कि अम्ल वह पदार्थ है जो स्वाद में खट्टा होता है, बहुत से पदार्थों को घुलाने की शक्ति रखता है, भस्म से अभिक्रिया कर लवण और जल बनाता है तथा धातु से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, उसे अम्ल कहते हैं। जैसे कि HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो ये हुआ अम्ल। तो ये था जो हमने अभी बताया, ये क्लासिकल कंसेप्ट था, पुरानी विचारधारा थी। आधुनिक विचारधारा जो है वो हम लोग जानेंगे, लेकिन 10th क्लास में सिर्फ आधुनिक विचारधारा में एक ही चीज पढ़ना है, वो है आर्हेनियस का सिद्धांत, अम्ल भस्म संबंधित आर्हेनियस सिद्धांत। अब आप ऊपर क्लास में जाइएगा तो ब्रांचेस लॉरी सिद्धांत भी पढ़ना पड़ेगा, लुईस सिद्धांत भी पढ़ना पड़ेगा, लेकिन हम लोग 10th क्लास है तो हम लोग चले जो दिया हुआ है, जो आपको पढ़ना है उसी पर चर्चा करें। तो हम तो अम्ल की पुरानी विचारधारा जाने। अब आधुनिक विचारधारा में है आर्हेनियस सिद्धांत। आर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है। अब देखिए यहां पर आइए, HCl। अब आप इसको क्या कीजिएगा, जल में घुला दीजिए। और आपको याद होगा जब मैंने पहला चैप्टर पढ़ाया था रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, उस वक्त बताया था जलीय विलयन के लिए AQ संकेत दिया जाता है। तो जब ये HCl को जल में घुलते हैं तो H+ और Cl- आयन प्राप्त होता है, AQH। अतः यह क्या है, अम्ल हुआ। क्योंकि आर्हेनियस कहते हैं कि वह पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है उसे अम्ल कहते हैं। उसी प्रकार H2SO4 लेंगे, इसे भी आप जल में घोल दीजिए तो क्या देगा, H+ SO4 - ये Q हो गया, जलीय विलयन। क्लियर? इसी तरह से HNO3 भी अम्ल है, तो HNO3 ये हो गई।
इसे भी जल में घोल दिया जाए, हम लोग घोलेंगे तो क्या होगा, H प्लस प्लस NO। आप लोग सभी लोग देख रहे हैं कि सारे ये जितने भी अम्ल दिखाई हमने अभी बताया वो सारे जल में घूमकर H प्लस आयन देते हैं, अतः इसे हम अम्ल कहेंगे। ये इन सभी को तो अम्ल तो हम ये जान गए कि अम्ल किसे कहेंगे। अब जानते हैं अम्ल कितने प्रकार के होते हैं। तो अम्ल दो प्रकार के होते हैं, एक को कहते हैं प्रबल अम्ल और दूसरे को कहते हैं दुर्बल अम्ल। ये किस पर डिपेंड करता है भाई, हाइड्रोजन आयन सांद्रण पर। अब कैसे, अब बताते हैं आपको। कहता है वैसा अम्ल जो जल में पूर्णतः आयनित हो जाता है, पूर्ण रूप से आयन में बदल जाता है, उसे प्रबल अम्ल कहते हैं। जैसे HCl, H2SO4, HNO3, ये सारे के सारे प्रबल अम्ल है। क्लियर हो गया। अभी हमको आप बताए, क्या बताए कि जो जल में घुलकर H प्लस आयन देते हैं, जो पूर्णतः आयनित हो जाते हैं उसे प्रबल कहेंगे, और जो अंशतः आयनित होंगे उसे दुर्बल अम्ल कहेंगे। जैसे कि NH4 CH3 COOH ले लीजिए, इसको आइए, ये जल में आयन तक घुलता है तो H प्लस और हो जाएगा प्लस CH3 COO माइनस। अब ये जो हुआ ये दुर्बल अम्ल क्यों उदाहरण हुआ, क्योंकि ये जल में अंशतः आयनित होता है, पूर्ण रूप से आयनित नहीं होता है। ये हो गया आपको दुर्बल अम्ल के। अब आता है, ये तो आपने हमने जल के यानी कि अम्ल के आयनीकरण के आधार पर बताया कि अम्ल दो प्रकार के होते हैं, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। इसके अलावा हम जब मात्रा के आधार पर बताते हैं, विलयन में जल की मात्रा के आधार पर बताते हैं, तो अम्ल दो प्रकार के होते हैं। एक को कहते हैं सांद्र अम्ल और दूसरे को कहते हैं तनु अम्ल। तो सांद्र अम्ल किसे कहेंगे, वैसा अम्ल जिसके विलयन में अम्ल की मात्रा अधिक होती है और जल की मात्रा कम होती है, उसे कहेंगे सांद्र अम्ल। सांद्र का मतलब होता है गाढ़ा, यानी कि अम्ल की मात्रा वैसा विलयन जिसमें अम्ल की मात्रा अधिक होती है उसे सांद्र अम्ल कहेंगे। तो ऑटोमेटिक है तनु अम्ल किसे कहेंगे भाई, उल्टा वैसा विलयन जिसमें अम्ल की मात्रा कम होती है उसे तनु अम्ल कहते हैं। क्लियर। तो आपको हमने क्या बताया, अम्ल किसे कहते हैं। अम्ल के आधुनिक सिद्धांत के अनुसार, आर्हेनियस थ्योरी के अनुसार अम्ल किसे कहेंगे, प्रबल अम्ल किसे कहेंगे, दुर्बल अम्ल किसे कहेंगे, सांद्र अम्ल किसे कहेंगे, तनु अम्ल किसे कहेंगे। ध्यान रखिए, सांद्र अम्ल को तनु अम्ल में बदला जाता है। कैसे, सांद्र अम्ल में जल मिलाकर तनु अम्ल बनाया जाता है। लेकिन गौर करना हमारे माय डियर स्टूडेंट कि कभी भी अम्ल में, सांद्र अम्ल में जल नहीं मिलाया जाता है, बल्कि जल में अम्ल मिलाया जाता है। इसीलिए आप लोगों बोर्ड में क्वेश्चन पूछता है कि सांद्र H2SO4 में जल डायरेक्ट नहीं मिलाया जाता है, क्यों। तो इसका कारण है कि सांद्र H2SO4 में जल मिलाने पे अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है, जो पात्र को, यानी कांच की जो पात्र जिसमें अम्ल रखकर जल मिलाते हैं, वो पात्र फूट जाता है और वो शरीर पर पड़कर या आसपास पड़कर आपको बहुत ज्यादा नुकसान दे सकता है। इसीलिए कभी भी सांद्र H2SO4 में अम्ल नहीं मिलाया जाता है, बल्कि जल में बूंद बूंद करके सांद्र H2SO4 को मिलाया जाता है, यानी कि सांद्र से तनु किया जाता है जल में अम्ल डालकर। गौर रहेगा। तो खैर, हम तो वो चले। अब ये तो हम जान गए कि अम्ल किसे कहते हैं, अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, सांद्र अम्ल को तनु अम्ल में कैसे बदला जाता है ये भी जाने। अब अम्ल पाए भी जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं भाई,
आपको अभी बताया जो स्वाद में खट्टे होते हैं, इसका मतलब जितना भी चीज है, जितना भी पदार्थ जो आप खाते हैं स्वाद में जो खट्टा दिखाई देता है सारे में अम्ल होता है। जैसे सिरका में एस्टिक अम्ल पाया जाता है, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, चाय में टैनिक अम्ल पाया जाता है, सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है, इमली में टाटरिक अम्ल पाया जाता है, और लाल चींटी जो काटती है देखते हैं लहर देता है ना, उसमें फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। और उसी के चींटी के नाम पर ही इस अम्ल का नाम पड़ा है फॉर्मिक अम्ल। नींबू या संतरा जो आप खाते हैं वो भी खट्टा होता है, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। और आप लोग को देखें विटामिन सी पीते हैं उसमें भी एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। इस तरह से हमने आपको जानकारी दिया पदार्थों में पाए जाने वाले अम्ल। अब हम आगे जानकारी लेंगे कि भस्म के बारे में, और फिर भस्म के बारे में जानकारी लेकर अब फिर चलेंगे अम्ल के साथ धातु की अभिक्रिया, धातु कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया, फिर जानेंगे जल। अभी आपको बताया मैंने कि जल में मिलाने पर ऊष्मा मुक्त होते हैं, उसके बारे में भी जानकारी लेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप लाएंगे। तो अब चलते हैं हम भस्म के बारे में। तो आपको हमने बताया अभी अभी कि वह पदार्थ जो छूने पर चिकना मालूम पड़ता है, साबुन छूते हैं चिकना मालूम पड़ता है ना, वो भी क्या है? भस्म है। जो छूने पर चिकना मालूम पड़ता है, स्वाद में कड़वा होता है, जो बहुत से पदार्थ को घुलाने की शक्ति रखता है, जो अम्ल से अभिक्रिया कर अम्ल के गुण को नष्ट कर देता है, उसे भस्म करते हैं। तो ये पुरानी विचारधारा हुआ। और आधुनिक में हमें कहा था आर्हेनियस का पढ़ना है। तो आर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार भस्म वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन देता है। तो इसका मतलब जिस यौगिक में OH दिखाई दे वो प्राय क्या होंगे? भस्म होंगे। OH दिखाई देने पर, जैसे कि एग्जाम्पल पर हम तौर पर लेते हैं आपको, NaOH। आपको देखिए NaOH में हम जल मिलाए Na प्लस OH माइनस दे दिया। तो इसे जिसमें OH माइनस मिले, हाइड्रोक्साइड आयन मिले, उसे भस्म कहते हैं। तो वो पदार्थ जिसे जल में घोलने पर हाइड्रोक्साइड आयन प्राप्त होता है उसे भस्म कहते हैं। अगर आपको याद न पड़े तो आप पता नहीं चल रहा है कि अम्ल की भस्म, तो दिखाई देगा OH दिखाई देने का मतलब ही है कि वो भस्म है। अधिकांश अपवाद में का दो आ जाए वो अलग है, लेकिन अधिकांश OH दिखाई दे वो भस्म होगा। जैसे NaOH बताए KOH आइए, ये भी आपको इसमें भी जल डालिएगा तो K प्लस OH माइनस, आपको याद होगा जलीय विलयन के लिए हम AQ देते हैं। तो ये हुआ भस्म। ठीक, अब जैसे अम्ल का हमने वर्गीकरण किया उसी तरह से भस्म का वर्गीकरण करेंगे। कहता है तो इसके आधार पर भी भस्म भी होते हैं, वो दो प्रकार के होते हैं, प्रबल भस्म और दुर्बल भस्म। तो वैसा भस्म जो जल में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं उसे हम प्रबल भस्म कहेंगे। और ठीक उसी तरह से जैसे हमने में अपने परिभाषा दिया था, वह भस्म जो जल में अंततः आयनित होते हैं उसे दुर्बल भस्म कहेंगे। लेकिन एक चीज आप गौर कीजिएगा माय डियर स्टूडेंट, एक क्षार शब्द आता है, क्षार आप लोग सुने होंगे। तो जल में घुलनशील भस्म को क्षार कहते हैं। दिमाग में बैठा लीजिएगा, जल में घुलनशील भस्म को क्षार कहते हैं। तो सभी क्षार भस्म है, लेकिन सभी भस्म क्षार नहीं है।
क्योंकि कुछ ऐसे भी भस्म होते हैं जो जल में नहीं घुलते हैं। भस्म तो होते हैं लेकिन उन्हें क्षार हम नहीं कहेंगे। तो क्षार किसे कहते हैं? वह भस्म जो जल में घुलनशील होता है उसे क्षार कहते हैं। तो इस तरह से आप लोगों ने जाना कि भस्म किसे कहते हैं, भस्म कितने प्रकार के होते हैं, आर्हेनियस के अम्ल भस्म संबंधित सिद्धांत को भी बारे में आपने जानकारी लिया। अब हमें सवाल उठता है कि हम ये कैसे जानेंगे कि कौन सा विलयन अम्ल है और कौन सा विलयन भस्म है, यानी कि क्षार है। जब विलयन है जल में घुलनशील हो जाएगा तो उसको हम क्षार कहेंगे। तो अब यहां हम भस्म की जगह पर क्षार का उपयोग करेंगे। तो हम कैसे जानेंगे कोई विलयन अम्ल है कि क्षार? तो उसके लिए उपयोग किया जाता है सूचक। सूचक क्या है? जो अम्लीय और क्षारीय विलयन में रंग परिवर्तन द्वारा अम्ल और क्षार की सूचना देता है उसे सूचक कहते हैं। और आप लोग पढ़ेंगे सबसे जो प्रचलित सूचक है वो है लिटमस पत्र। लिटमस पत्र क्या है जी? ध्यान रखिएगा, थैलोफाइटा वर्ग के लाइकेन पौधे से निकाला गया गुलाबी रंग का उदासीन अर्क होता है। दिमाग में क्वेश्चन पूछता है कि लिटमस पत्र किससे प्राप्त होता है? तो ध्यान रखिएगा, लाइकेन पौधे से। तो थैलेफाइटा वर्ग के लाइकेन पौधे से निकाले गए गुलाबी रंग के उदासीन अर्क को लिटमस कहते हैं। और इसे फिल्टर पेपर के टुकड़े को लिटमस में डुबाकर लिटमस पत्र तैयार किया जाता है। ठीक है, अब कैसे तैयार किया जाता है? अब हम ले लेंगे उदासीन अर्क को अम्ल में डालकर और उसमें फिल्टर पेपर डालेंगे और फिर क्षारीय विलयन में लेंगे उदासीन अर्क को डालकर और उसमें लिटमस पत्र डालकर और फिर इन्हें सुखा लेंगे। तो ये दो रंग का होता है, एक लाल एक नीला। तो ध्यान रखिए, नीला लिटमस पत्र लाल हो जाता है किसमें? अम्ल में डालने पर। ध्यान रखिएगा, नीला अम्ल क्या करता है? नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, लेकिन लाल लिटमस पत्र को कुछ भी नहीं करता है, कुछ भी चेंजिंग नहीं करता है। तो हम विलयन ले लेंगे और उसमें लिटमस पत्र डाल देंगे। अगर नीला लिटमस पत्र लाल हो गया तो कहेंगे अम्ल है, और अगर नीला लिटमस पत्र लिया कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा तो फिर हम उसमें लाल लिटमस पत्र डालेंगे। यदि लाल लिटमस पत्र नीला हो जाए तो हम कहते हैं वो क्या है? क्षार है। अर्थात अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है और क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। ठीक है, तो ये हमने जाना सूचक। अब हम आपको पीपीटी में दिखाएंगे कि कुछ लिटमस पत्र जो होते हैं, लिटमस पत्र के अलावा अन्य भी सूचक होते हैं, जैसे मेथिल ऑरेंज। ये रंग परिवर्तन करता है, अम्लीय विलयन में लाल हो जाता है और क्षारीय विलयन में पीला हो जाता है। दूसरा है फिनॉल फाइथिलीन। ये अम्लीय विलयन में रंगहीन होता है और क्षारीय विलयन में गुलाबी होता है। इसके अलावा आपके घर पर भी सूचक है, जैसे हल्दी। अम्लीय विलयन में वो पीला हो जाता है, पीला ही रहता है, नींबू मिलाएगा पीला हो जाएगा, लेकिन क्षारीय विलयन में लाल भूरा हो जाता है। आप लोग प्रयोग करते हैं क्या? चूना में मिलाते हैं। हल्दी में जो ही चूना मिलाइएगा, चूना क्षारीय प्रकृति का होता है, और जो ही मिलाइएगा वो क्या होता है? लाल भूरा हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा आप चुकंदर होता है, ये अम्ल में लाल बैगनी रंग का रहता है, लेकिन जो ही इसे आप क्षार में डालिएगा वो पीला हो जाएगा। जाकर देख लीजिएगा, आपको अगर चेक करना है तो चुकंदर आपको मिलता है, उसके रस को आप लोग चूना में मिलाइए, देखिएगा तुरंत पीला हो जाएगा। इसके लाल गोभी का पत्ता लाल बैगनी होता है, अम्ल पर डालिएगा तो लाल बैगनी रहेगा, लेकिन जो ही आप इसे क्षार में डाल दीजिए, चूना में डाल दीजिएगा, ये हरे रंग की हो जाती है। ठीक है,
अब हम ये तो जान गए, अब हम जानेंगे, हमने आपको कहा था पहले हम अम्ल बताएंगे, फिर भस्म बताएंगे, अब फिर अम्ल की धातुओं के साथ अभिक्रिया, धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया, धातु के बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया बनाएंगे। तो अम्ल को हम चलेंगे, पहले शुरुआत करते हैं धातु के साथ अभिक्रिया। हमने परिभाषा में ही बताया है कि अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। तो आए देखिए, ये अम्ल जो होते हैं हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। जैसे देखिए धातु है Zn, Zn को H2SO4 में आप डालें, जो ही डालेंगे तो ZnSO4 जिंक सल्फेट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस को मुक्त कर देगा। ठीक है, उसी तरह से आप यदि भस्म का भी अभिक्रिया धातु के साथ कराइएगा तो वो भी हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, लेकिन ध्यान रखिएगा अम्ल अधिक मात्रा में करता है। आप देखिए, जैसे एग्जांपल लेते हैं ZnNaOH लेते हैं, ठीक है। अब NaOH लेंगे तो ये बना देगा सोडियम जिंकेट Na2ZnO2 और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। तो आप लोग देख सकते हैं कि धातु के साथ हमने Zn को अम्ल से भी अभिक्रिया कराया, भस्म से भी अभिक्रिया कराया, और दोनों में हाइड्रोजन गैस क्या हुआ, मुक्त हो गया। अब हम चलेंगे कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके देख लें। धातु जो होते हैं कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके, धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कर, कार्बोनेट है CO3 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करेगा। ध्यान रखिएगा, दिमाग बैठा लीजिएगा, आपको बनाना एकदम इजी हो जाएगा। धातु कार्बोनेट के साथ अम्ल अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करता है। इसके अलावा जल और लवण का निर्माण करेगा, लवण और जल का निर्माण करेगा, क्योंकि धातु के कार्बोनेट जो होते हैं वो जो उनकी प्रकृति होती है वो क्षारीय होती है, और क्षार के साथ जब भी अम्ल अभिक्रिया करेगा तो लवण और जल बनाएगा। लेकिन यहाँ पर कार्बोनेट है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड भी साथ साथ मुक्त करेगा। जैसे अब Zn के लेके चलते हैं तो Zn के चला ZnCO3 प्लस H2SO4, ठीक है। अभी हमने आपको बताया कि क्या करेगा। अब देखिए ZnSO4 बना देगा, ZnSO4 देखिए ऊपर भी बनाए हैं, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर H2O बना देगा और CO2 मुक्त कर देगा। तो इसका मतलब है कि धातु कार्बोनेट प्लस धातु कार्बोनेट प्लस अम्ल ये अभिक्रिया करेगा तो लवण प्लस जल प्लस CO2, यही रिएक्शन होता है। किसी का भी आप करिएगा यही आएगा। क्लियर। इसके बाद हमने आपको परिभाषा बताया था लवण का, याद है जब चैप्टर स्टार्ट किया था तो हमने इंट्रोडक्शन दिया था। लवण किसे कहते हैं? अम्ल और भस्म के अभिक्रिया के फलस्वरूप जल के अतिरिक्त जो पदार्थ बनता है उसे लवण कहते हैं। तो आइए देखिए, ये देखिए, आप लीजिए HCl प्लस NaOH। अब आपको क्या करना है, जल को निकाल दीजिए और जो बचा उसको आपस में जोड़ दीजिए, लवण तैयार हो जाएगा। देखिए, अम्ल और भस्म ये दोनों की अभिक्रिया हो रही है, तो H और OH मिलकर H2O बना लिए, जल निकाल दिए। अब जो बचा NaCl, ये हो जाएगा लवण। ये जल को छोड़ दीजिए, जल के अतिरिक्त जो पदार्थ बनेगा उसे हम क्या कहेंगे, लवण।
अब आप ही देखिए, अब अगला एग्जाम्पल लेना होगा तो देखिए H2SO4 भी ले लीजिए, यहाँ पर KOH ले लीजिए। अब आपको ठीक उसी तरह से करना है, हाइड्रोजन और OH को ले लीजिए और इसको बना दीजिए जल, जल बना दिए, और जल के अतिरिक्त जो पदार्थ बनेगा उसे क्या कहते हैं, लवण। तो हो जाएगा ये K2SO4। तो ये हुआ अम्ल भस्म अभिक्रिया। अब हम जानेंगे कि जल के साथ अभिक्रिया क्या होता है भाई। अम्ल और भस्म जल के साथ अभिक्रिया कर ऊष्मा मुक्त करते हैं, जल के साथ अभिक्रिया करके ऊष्मा मुक्त करते हैं। तो क्या होता है भाई, देखिए HCl, आप इसमें जल डाल दीजिए तो हाइड्रोनियम आयन बना देगा H3O प्लस, आप प्लस Cl माइनस, आप प्लस में ऊष्मा मुक्त करेगा। अब आप NaOH को भी जल में डाल दीजिए तो Na प्लस AQ, आप प्लस OH माइनस Q, आप प्लस में ऊष्मा देता है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। आपको मालूम है धातु के जो ऑक्साइड होते हैं तो क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं। दिमाग को बैठा लीजिएगा, धातु के ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं और अधातु के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। क्षारीय प्रकृति के होते हैं, क्लियर है। तो क्षार के साथ अम्ल अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, लवण जल। तो यहां पर भी वही चीज होगा कि धातु के ऑक्साइड के साथ अम्ल अभिक्रिया कर लवण और जल बनाता है। तो हम देखिए एग्जांपल देते हैं। धातु के ऑक्साइड क्या लीजिएगा, ZnO ले लें, Zn से चालू करते हैं तो Zn ही पर चले, ZnO ले लिए और इसके साथ H2SO4 के साथ अभिक्रिया कराइए तो H2 प्लस O, H2O प्लस ZnSO, ये हो गया लवण अम्ल, सॉरी ये हो जाएगा जल और ये हो जाएगा लवण, जल और लवण। तो ठीक है, तो अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं, अतः उनसे भस्म अभिक्रिया कर क्या जमाएगा, लवण और जल। तो हम चलेंगे अब अगले जो पॉइंट पढ़ेंगे वो धातु के ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करेंगे। तो धातु के ऑक्साइड को ले लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, धातु का ऑक्साइड हो गया। अब हम इसका क्या करेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करा दें तो ये बन जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 और H2O जल बन जाएगा। क्लियर हो गया है, कोई दिक्कत। लेकिन ध्यान रखिएगा कि आपको हमने बताया है कि धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, क्षारीय प्रकृति होते हैं और अधातु के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। तो इस प्रकार हमने आपको धातु और अधातु के गुण के बारे में भी जानकारी दिया। अब हम चलते हैं लवण पर। अभी अभी हमने बताया कि लवण किसे कहते हैं। लवण हमने बताया कि अम्ल और भस्म के अभिक्रिया के फलस्वरूप जल के अलावा जो पदार्थ बनता है उसे लवण कहते हैं। इसके बाद अब हम जानेंगे लवण कितने प्रकार के होते हैं। तो लवण जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, सामान्य लवण, अम्लीय लवण और क्षारीय लवण। नाम से ही स्पष्ट है, समान लवण। अम्ल और भस्म के पूर्ण उदासीनीकरण अभिक्रिया के फलस्वरूप बने हुए लवण को सामान्य लवण कहते हैं, जैसे कि HCl प्लस NaOH। ये पूर्ण अभिक्रिया होती है तो यहां पर कहते हैं NaCl प्लस H2। आप इसमें देख सकते हैं सामान्य लवण में विस्थाप्य योग्य कोई हाइड्रोजन नहीं है। इसका मतलब यह है कि वैसा लवण जिसमें विस्थापन योग्य हाइड्रोजन उपस्थित रहते हैं उसे अम्लीय लवण कहते हैं। क्लियर। और ऑटोमेटिक है भास्मिक लवण किसे कहेंगे जी, वैसा लवण जिसमें विस्थापशील
हाइड्रोक्साइड आयन उपस्थित रहते हैं उसे भास्मिक लवण कहते हैं। ये चीज़ें हमने आपको जानकारी दिया। थोड़ा पीपीटी पर चले कि हमने क्या बनाया है, उस पर आपको जो चीज पढ़ाया वो मटेरियल है कि नहीं आया देखा जाए। तो आप लोग के गए गाइडेंस प्रोग्राम में हमने बताया, जो जानकारी दिया आप देख सकते हैं। अम्ल की हमने वही परिभाषा दिया है जिसके बारे में हमने अभी आपको जानकारी प्रदान किया। और ठीक आर्हेनियस द्वारा अम्ल की जो परिभाषा है उसको मैंने आपको अभी समझाया था। अब आता है कि जो अम्ल कुछ होते हैं वो विषैले होते हैं, जैसे फिनॉल या कार्बोनिक अम्ल। कुछ अम्ल तीव्र नाशक एवं हानिकारक भी होते हैं, जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल। विषैला का तो अर्थ आप जानते हैं। तीव्र नाशक एवं हानिकारक का मतलब है कि जो शरीर पर पड़कर उस चमड़े को नष्ट कर दे या उसको हानि पहुंचा दे, इसे हम लोग तीव्र नाशक के नाम से जानते हैं, जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल आदि। अब इसका सल्फ्यूरिक अम्ल का जो उपयोग है वो है गाड़ियों की बैटरी तथा नाइट्रिक अम्ल का उपयोग खाद्य और विस्फोटक बनाने में किया जाता है। देख सकते हैं लिखा हुआ है। अब जी जो मैंने अभी आपको कुछ देर पहले बताया कि सिरका में कौन सी अम्ल पाई जाएगी, टमाटर, चाय, सेब, इमली, लाल चीनी, नींबू, विटामिन सी, अमाशय, उन सारे के बारे में भी लिखा हुआ है। भस्म के बारे में जो मैंने आपको जानकारी प्रदान किया वो भी लिखा हुआ है। आर्हेनियस द्वारा भस्म की जो मैंने परिभाषा दिया था उसके बारे में भी मैंने समझाया है। अच्छा, इसके बाद इसमें हमने एक चीज जोड़ा है, और वैद्युत अपघट और वैद्युत अनपघट। तो कहता है वैसे अम्ल, भस्म और लवण जो विद्युत के सुचालक होते हैं उसे वैद्युत अपघट कहेंगे, और जो सुचालक नहीं होंगे उसे वैद्युत अनपघट कहेंगे। अच्छा, सूचक के बारे में, लिटमस पत्र के बारे में मैंने जानकारी दिया था, देखिए उसके बारे में मैंने आपके नोट्स में दे दिया है। इसके बाद आपको मैंने पूरी एक चार्ट बताया था लिटमस के, वो सारे के चीज़ों जो जानकारी दिया था यहाँ पर मैंने आपको पीपीटी में डाल दिया है। अब देखिए अम्ल तथा भस्म के साथ धातुओं की अपक्रिया जो अभी मैंने बोर्ड पर समझाया उसको भी मैंने आपके सामने डाल चुका हूँ। धातु के कार्बोनेट एवं बाइकार्बोनेट से अम्ल की अपक्रिया उसको भी मैंने यहाँ पर डाल चुका हूँ। अम्ल और भस्म के बीच जो अपक्रिया होती है, लवण और जल बनता है, उसके बारे में भी एग्जाम्पल सहित मैंने यहाँ डाल दिया है। धातु के ऑक्साइड के अम्ल की अपक्रिया जो मैंने जानकारी दिया उसे भी यहाँ डाला हुआ है। और धातु के ऑक्साइड के भस्म से अपक्रिया वो भी मैंने यहाँ डाला हुआ है। क्यों करते हैं ये भी मैंने जानकारी आपको दे दिया है। अम्ल तथा भस्म की जल से अपक्रिया के बारे में भी आपको मैंने कुछ देर पहले जानकारी दिया। अब देखिए ये अम्ल और भस्म के प्रकार, जो प्रबल अम्ल इसके बारे में भी जानकारी मैंने शुरू में दे दिया है। दुर्बल अम्ल इसके बारे में भी जानकारी दिया। दुर्बल भस्म, प्रबल भस्म वो भी जानकारी मैंने दिया। सांद्र अम्ल और तनु अम्ल इसके बारे में मैं आपको जानकारी दे चुका। अब आता है पीएच। पीएच किसे कहते हैं जरा गौर किया जाए। कहता है किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रण के ऋणात्मक लघुगुणक को उस विलयन का पीएच कहते हैं। ठीक है, क्लियर? क्या बोला मैंने? किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रण के ऋणात्मक लघुगुणक को उस विलयन का पीएच कहते हैं। पी का होता है पोटेंशियल, यहाँ का पेंटोज ऑफ हाइड्रोजन। अब पी का ऐसा हूं, अगर कुछ ना याद है, पी मैंने पावर, हाइड्रोजन आयन, यानी हाइड्रोजन आयन सांद्रण का पावर, शक्ति। हाइड्रोजन आयन सांद्रण की शक्ति को ही पीएच कहते हैं। और परिभाषा के रूप में जब लिखते हैं तो बोलते हैं किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रण के ऋणात्मक लघुगुणक को उस विलयन का पीएच कहते हैं। जैसे कि देखिए मैंने यहाँ पर परिभाषा के तौर पर यहाँ पर लिख दिया है, किसी विलयन में उपस्थित H+ यानी हाइड्रोजन आयन नो के
सांद्रण के ऋणात्मक लॉग गुणक को इस विलयन का पीएच कहते हैं, अर्थात पीएच बराबर माइनस लॉग एच प्लस। अब यहाँ पर मैंने एक सारणी दिया है जिसमें बताया है कि पीएच मान किसका कितना होता है। जैसे आमाशय रस का जो पीएच होता है 1 होता है, इसका मतलब उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्रभावित होता है, ये आपको बायोलॉजी में बताया गया है। नींबू के रस का पीएच 2.5 होता है, सिरका का 3 होता है, टमाटर का 4.1 होता है, हमारे जो पसीना बहती है वो 4.5 होता है, अम्ल वर्षा होती है उसका 5.6 होता है, हमारा जो पेशाब करते हैं उसका 6 होता है, दूध का 6.5 होता है और शुद्ध जल का 7 होता है, और जो हम आंसू बहाते हैं वो 7.3 होता है। इसका मतलब क्या है अभी समझाएंगे हम आपको। खून का 7.4, पित्त का 7.5 से 8.5 और चूना जल का 11 होता है। ये जो पीएच है, अब आता है पीएच स्केल। सोरेंस ने किसी विलयन के अम्लीयता और क्षारीयता की जानकारी देने के लिए एक स्केल दिया जिसे पीएच स्केल कहते हैं, और उसमें पीएच स्केल में अंकित होता है पीएच का मान 0 से लेकर 14 तक। देखिए यहाँ पर हम अंकित किए हैं, आप देख सकते हैं। ये देखिए ये न्यूट्रल होता है, जब 7 मान होगी, जब पीएच का मान 7 होगा तो विलयन न्यूट्रल होगा, उदासीन होगा, और 7 से कम होगा तो अम्लीय, और 7 से अधिक होगा क्षारीय होता है। देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया है, 7 से जैसे जैसे इधर जाता है एसिडिक मतलब अम्लीय होगा, और 7 से जैसे जैसे इधर जाता है क्षारीय होता है। अब आप लोग बच्चों ध्यान रखिएगा, 7 से कम मान होना मतलब अम्लीय है, और 7 से अधिक मान होना क्षारीय होगा, और 7 रहेगा तो विलयन उदासीन होगा। क्लियर रहेगी। अब इसके बारे में जो मैंने अभी समझाया उसके बारे में देखिए, यहाँ मैंने लिखा है किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए जिस स्केल का प्रयोग किया जाता है उसे पीएच का स्केल कहते हैं। इसमें पी पुषांक को प्रकट करता है जो एक जर्मन शब्द है, और इसका अर्थ शक्ति होता है। अभी बताए पावर, डायरेक्ट हम बोल देते हैं। इस स्केल में से 0 से 14 तक पीएच को ज्ञात किया जाता है, हम अभी समझाए थे। और जो चीज़ मैंने बताया कि 0 जो मान होती है वो सबसे ज़्यादा अम्लीय, और 14 जो होता है वो सबसे ज़्यादा क्षारीय होता है, और 7 होता है उदासीन। जैसे जैसे 7 से कम होती है अम्लीयता बढ़ती है, और जैसे जैसे 7 से ऊपर होती है वो क्षारीयता बढ़ाता है। इन चीज़ों को मैंने जानकारी दिया आपको। और देखिए अब तो आपको मालूम चल गया होगा कि इधर से जितना भी कम है शुद्ध जल से इतना टोटल अम्लीय प्रकृति के होते हैं, और इधर जितना भी होंगे वो क्षारीय प्रकृति के होंगे। तो ये पीएच जाना। अब आता है दैनिक जीवन में पीएच का हमारा क्या महत्व है। पाचन तंत्र में पीएच का महत्व। हमारे पेट में क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनते रहता है जो हमारे भोजन को पचाने में सहायता प्रदान करता है, और ये आमाशय से निकलता है। इसका पीएच मान 1 होता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब 1 से कम हो जाता है तो हमारे पेट में गैस उत्पन्न होने लगती है, और आप जानते हैं कि अम्ल को उदासीन करने का काम कौन करता है, क्षार। अतः गैस जो होती है अम्लीयता का, एसिडिटी जिसे कहते हैं, एसिडिटी नाम है अम्लीयता से, तो अम्लीयता को उदासीन करने के लिए दुर्बल भस्म का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि सोडियम बाइकार्बोनेट। देखिए वही चीज लिखा है। अम्ल की मात्रा एक निश्चित सीमा से ऊपर हो जाती है तब पेट में गैस और जलन होने लगती है। अतः बढ़े हुए अम्ल के प्रभाव को नष्ट करने के लिए दुर्बल भस्म का उपयोग किया जाता है। इसे कहते हैं एंटा एसिड। एंटा मतलब एंटीपार्टी, आप लोग जानते हैं। एंटी मतलब विपरीत, विरोधी। तो एंटा एसिड के रूप में किसका उपयोग करते हैं, दुर्बल भस्म, जिसे एंटासिड कहते हैं। और जब इसके अलावा पीएच परिवर्तन का दांत पर भी जबरदस्त प्रभाव पड़ता है। पेट में तो गैस के बारे में आप जाने ही। जब हम शर्करा भोजन करते हैं तब मुंह में से मौजूद बैक्टीरिया द्वारा अपघटित होकर अम्ल बनता है। जब मुंह का पीएच 5.5 से कम हो जाता है तब दांत के दंत वल्क जो होते हैं वो क्षतिग्रस्त होने लगते हैं अम्ल से अपक्रिया करके। अब इस जो अम्ल निकली रहती है, रात में सोए हो रहते हैं और अम्ल निकलती है, उसे हमारा जो लार है वो क्षारीय प्रकृति रहता है, कुछ उदासीन कर देता है।
और जो बाकी अम्ल बचा उसे हम लोग टूथपेस्ट लगाकर साफ करते हैं। और ये टूथपेस्ट क्या होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है। वह क्षारीय प्रकृति इसलिए बना जाता है कि जो बैक्टीरिया द्वारा अम्ल का स्रावित हुआ है उस अम्ल को समाप्त कर दे ताकि हमारा दांत सुरक्षित रह जाए। अच्छा, जब हमारा थकान हो जाता है, देखे हुए खूब आप दौड़ते हैं, दौड़ते हैं, तब जिस जगह जो दौड़ने वाला जो जगह वर्क करता है, यानी कहने का अर्थ है कि आप काम भी ज़्यादा कर दीजिए, अगर हाथ भी ज़्यादा वर्क करे या दौड़िएगा तो पैर ज़्यादा वर्क करे तो वहाँ काढ़ा हो जाता है और दर्द करता है। इसका कारण है कि अवायवीय श्वसन के कारण लैक्टिक अम्ल बनता है और वह लैक्टिक अम्ल उस जगह पर जम जाता है जिससे चलते वो काढ़ा हो जाता है और दर्द करने लगता है। ठीक है, इसके बाद है, आप लोग तो घर पर भी यूज करते हैं, दही का यूज करते हैं। दही में आप खट्टा जानते हैं कि अम्ल होता है। इसके अलावा नींबू भी उपयोग करते हैं, किस लिए, बर्तन के धब्बे को साफ करने के लिए। तो जो उसके ऊपरी ऑक्साइड परत होती है जम जाने के कारण उसकी चमक क्या होती है, बदरंग हो जाती है। अतः बर्तन की सतह को नींबू के एक टुकड़े को रगड़ कर हम साफ कर देते हैं। तो आपने देखा पेट की अम्लीयता को दूर करने के लिए एंटासिड। इसके बाद आपने दंत वल्क जो खराब होता है बैक्टीरिया द्वारा अम्ल स्रावित होता है उसको भी आप लोग सुबह उठकर टूथपेस्ट करते हैं क्षारीय, ताकि अम्ल को नष्ट कर दे, वहां भी उपयोग। इसके बाद बर्तन साफ करने में भी उपयोग हुआ। इसके बाद मिट्टी का पीएच, देखो मिट्टी का पीएच लगभग 7 के आसपास रहना चाहिए। यदि मिट्टी का पीएच 7 से कम हो जाता है तो मिट्टी अम्लीय हो जाती है और 7 से अधिक होने पर क्षारीय हो जाती है। लेकिन 7 से यदि कम हो जाए तो पौधों की वृद्धि बाधित हो जाती है, या 7 से ऊपर भी होगा तो बाधित हो जाती है। जब 7 से कम हो जाती है ना मिट्टी में, तब हम क्या करते हैं जानते हैं कि सबसे आसान है चूना, क्षार का मात्रा। तो उसमें हम लोग चूना खेत में मिला देते हैं जिससे अम्लीयता क्या होती है, कम हो जाती है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद पीएच और जलीय जीव भी। जलीय जीव आप जानते हैं कि एक निश्चित सीमा 6 और 7 के अंदर रहने पर ही उसमें वास करने वाले जो मछलियां हैं तथा अन्य जीव हैं वो सुरक्षित रहते हैं। वर्षा या अन्य कारणों से जब नदियों तालाबों का पीएच बहुत कम हो जाता है तब क्या होता है, जीव खतरे में पड़ जाते हैं और जीव का अस्तित्व भी संकट में पड़ जाता है। अच्छा, अब ये तो आप जान गए कि अम्ल जहाँ, आप लोग को याद है आप लोग के बचपन में हादा काटता था, बिहनी काटती थी तो कहा जाता था तुरंत कि चूना लगा दीजिए, चूना लगाने की सलाह दी जाती थी। उसके पीछे भी कारण है अम्ल भस्म अभिक्रिया है। क्योंकि आप बताए अभी कि चींटी में क्या होता है, अम्ल होता है, बिहनी और हरडे में भी अम्ल होता है। जब वो डंक मारता है तो अम्ल छोड़ता है और उस अम्ल को जितना तक संभावना होता है चूना लगा देते हैं, चूना क्षार होता है और उसको वहाँ लगाते हैं तो उस अम्ल के प्रभाव को कम कर देता है जिससे हमको दर्द में राहत मिलती है। इसके अलावा हमारा प्राकृतिक द्वारा भी उदासीनीकरण की अभिक्रिया की जाती है, व्यवस्था की हुई है। देखिए यहाँ पर लिखे हम, नेटल एक झाड़ी में उगने वाला पौधा होता है। इसके पत्तों में डसने वाले रोए होते हैं और ये खुजली उत्पन्न करते हैं। अब तो आप लोग को शायद न देखने को मिले, हम लोग के जमाने में ये बहुत हुआ करता था और हम लोग खेल खेल में उसको लगा दिया करते थे और खजुलाते खजुलाते परेशान हो जाते हैं तो रोए होते हैं। और ये कम नहीं होगा तब तक जब तक इसमें घरेलू उपचार करेंगे तो चूना लगाते थे तब जाकर राहत होती थी। लेकिन जहां ये पौधा पाया जाता ठीक उसी के नीचे इसका उपचार भी होने वाला पौधा होता है, डाक का पौधा होता है, जिसके पत्तों को रगड़ दीजिए तो अम्ल के गुण को वो खत्म कर देता था। तो प्राकृतिक द्वारा भी अम्ल और भस्म उदासीन की अभिक्रिया के लिए एक ही जगह व्यवस्था रहती है। अब आता है लवण। लवण सामान्य लवण किसे कहते हैं, हमने आपको बता दिया था। अम्लीय लवण किसे कहते हैं, विस्थापनशील हाइड्रोजन परमाणु रहते हैं। देख लीजिए सोडियम बाई सल्फेट यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए इसमें हाइड्रोजन उपस्थित दिखाई दे रहा है, ये अम्लीय लवण होगा। वो एक दिखाई देगा क्षारीय लवण। देखिए ये अभी कुछ देर पहले हमने इसको डिटेल रूप से समझाया। देखिए इसमें भी
PbOH यानी कि OH उपस्थित है, इसलिए भास्मिक लवण हो गया। अब आते हैं कुछ उपयोगी लवण के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। आप लोग घर पर नमक का उपयोग करते हैं जिसको रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड। अब इसको अभी अभी हमने बनाकर दिखाया भी है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड अम्ल के अभिक्रिया के फलस्वरूप जो लवण बना NaCl, अभी अभी तुरंत मैंने बताया था, फिर भी यहाँ पर हमने लिख दिया सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड प्राप्त किया जाता है। ये प्राप्त किया जाता है, लेकिन हम लोग जो नमक खाते हैं वो समुद्री जल से प्राप्त होता है। समुद्र के पानी को एक गड्ढे में सुखाया जाता है और सुखाने के बाद जो प्राप्त होता है वो नमक होती है, जिसमें 95% सोडियम क्लोराइड होता है। अब आप इसके खाने योग्य नहीं है, इसको खाने योग्य बनाने के लिए देखे होंगे टाटा नमक, आयोडीन नमक। तो हम क्या करते हैं कि इस नमक में KiO3 या Ki पोटासियम आयोडेट या पोटासियम आयोडाइड की थोड़ी मात्रा मिलाकर इसे आयोडीन युक्त नमक बना लेते हैं, जिसको हम खाने में उपयोग करते हैं। इसके अलावा आप लोग सुने होंगे सेंधा नमक। सेंधा नमक देखिए, ये जो हम नमक खाते हैं वो समुद्र से प्राप्त होता है, बताया अभी सुखाकर, लेकिन सेंधा नमक जमीन से खुदाई करके हम लोग प्राप्त करते हैं। इसमें अशुद्धि के रूप में लाल चिकनी मिट्टी मिले होते हैं, इसके कारण इसका रंग जो होता है भूरा होता है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा हम तो ये नमक को जान गए, अब चलते हैं कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो क्लोरो एल्कली विधि द्वारा बनाया जाता है। इस विधि में सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन कराने पर सोडियम तथा क्लोरीन अलग अलग प्राप्त हो जाते हैं। अब इस सोडियम को जल में घुला देंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। देखिए यहाँ पर हमने किया NaCl का विद्युत अपघटन किया, Na और Cl, कैथोड पर Na और एनोड पर Cl, गैस बनकर निकल जाएगा, Na बचेगा। इस Na को हम जल में घोलेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनकर तैयार हो जाती है। तो इसमें तीन चीज है, क्लोरीन, हाइड्रोजन, NaOH। अब देखिए इसका उपयोग भी थोड़ा सा हम लोग जान लें। सोडियम हाइड्रोक्साइड पहला साबुन तथा अपमार्जक बनाने में, कागज बनाने में, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। अब हाइड्रोजन भी था, ये वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण कर उन्हें वनस्पति घी लिखा हुआ है, ही नहीं घी होता है, घी में बदला जाता है। हर्बर्ट विधि द्वारा अमोनिया बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। वहीं क्लोरीन का उपयोग कपड़ा एवं कागज के विरंजित करने में, कीटाणुनाशक के रूप में, पेयजल में उपयोग होता है। अब आते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसे कहते हैं खाने वाला सोडा। सोडियम बाइकार्बोनेट को अमोनिया सोडा विधि या साल्वे, इसी अमोनिया सोडा विधि को साल्वे विधि के नाम से जानते हैं, उसके द्वारा तैयार किया जाता है। इस विधि में क्या कहता है, अमोनिया गैस से संतृप्त जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। तो हमने क्या बताया कि अमोनिया गैस से संतृप्त विलयन में, तो अमोनिया रहेगा, देखिए अमोनिया गैस से सोडियम क्लोराइड के विलयन में, तो सोडियम क्लोराइड ले लिए और उसमें क्या प्रवाहित करना है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त करेंगे तो अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम बाइकार्बोनेट और HCl प्राप्त होता है। तो हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त हो गया। अब सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग जो होता है वो पावरोटी को स्पंजी या मुलायम बनाने में, पेट की अम्लीयता हम कुछ देर पहले ही समझाए थे, तो कम करने में औषधि के रूप में, अग्निशामक यंत्रों में, रसोई घर में, खाने में सोडे का, मीठा सोडा आप लोग जिसे कहते हैं, उपयोग किया जाता है, व्यंजन को खस्ता बनाने में। इसके बाद अब तक खाने वाला चल गया, अब नहाने वाले चले। अब नहाने वाला चलेंगे ना, तो नहा तो नहीं सकते लेकिन धो सकते हैं, तो धोने वाला सोडा हम चलेंगे जिसे सोडियम कार्बोनेट कहते हैं, जिसमें
जल के 10 अणु जुड़े रहते हैं। तो पहले हम साल्वे विधि द्वारा सोडियम बाइकार्बोनेट बनाते हैं। तो अभी बताए कैसे बनाया जाता है। तो पहले हम इसको सोडियम बाइकार्बोनेट बना लेंगे और सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त करके इसको हम गर्म कर देंगे और जो ही गर्म करेंगे सोडियम कार्बोनेट तैयार हो जाती है और CO2 और जल बाहर निकल जाता है। तो सोडियम कार्बोनेट, अब इसका उपयोग क्या है? कपड़ा धोने में होता है, कांच कागज साबुन आदि के उत्पादन में होता है, जल का अस्थायी खारापन दूर करने में होता है, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में होता है, विरंजक चूर्ण बनाने में उपयोग होता है। ध्यान रखना माय डियर स्टूडेंट, विरंजक सूत्र जो चूर्ण होता है उसका सूत्र होता है CaOCl × Cl। अगर तो यहाँ पर क्या बताया, CaOCl मुख्य रूप से यही सूत्र होता है, लेकिन Cl 2 बार है इसलिए हम लोग जनरल तौर पर लिख देते हैं CaOCl2। अब इसका हम कैसे बनाएंगे? शुष्क बुझे हुए चूने को 40 डिग्री C पर तप्त करके उसके ऊपर क्लोरीन गैस प्रवाहित करने से विरंजक चूर्ण बनता है। तो देखिए यहाँ हम बुझा हुआ चूना ले लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसके ऊपर क्लोरीन गैस प्रवाहित किया, हमारा विरंजक चूर्ण बन गया जिसे ब्लीचिंग पाउडर के नाम से जाना जाता है। अब इसका उपयोग क्या होता है? ज़्यादातर होता है कीटाणुनाशक रूप में। आप लोग देखे होंगे बरसात के दिनों में रोड पर सफ़ेद सफ़ेद जो पाउडर छिड़का जाता है वह ब्लीचिंग पाउडर होता है। इसका मुख्य उपयोग होता है कीटाणुनाशक रूप में, कागज एवं कपड़ों के विरंजन में, क्लोरीन क्लोरोफॉर्म आदि बनाने में। इसके बाद आते हैं अगला जो है वह है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस आप लोगों ने देखा होगा, जिसकी हाथ की हड्डी टूट जाती है और डॉक्टर जो पट्टी लगाकर बांधता है सफ़ेद सफ़ेद चून, वही प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। और इसको बनाने की थोड़ी सी सावधानी बरतनी पड़ती है। जिप्सम को 120 डिग्री C पर सावधानी पूर्वक गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है और इसका सूत्र होता है CaSO4 टोटल का होल ट्वाइस × H2O, या 2 बार है तो आधा कर देंगे तो CaSO4 × हाफ H2O। यहां पर मैंने क्या दिया है, देखिए वही चीज दिया है, CaSO4 का होल ट्वाइस × H2O या हाफ H2O। देखिए दोनों लिखा है। इसका जो केमिकल नेम होगा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमी किए हैं, हाफ है, हेमीहाइड्रेट कहते हैं। अब देखिए इसको हम बताएं 120 डिग्री C पर सावधानी पूर्वक गर्म करने से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। देखिए जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 × 2H2O। इसके 2 अणु को सावधानी पूर्वक आप गर्म कीजिएगा तब प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। और जब आप पट्टी बांधने के लिए इसमें जल मिलाते हैं तो पुनः यह बदल जाता है जिप्सम में और वही जिप्सम कड़ा हो जाता है सूखने पर, और इस क्रिया को कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना। अब इसका उपयोग हमने बताया मूर्ति बनाने में, टूटी फूटी हड्डियों को बैठाने एवं जोड़ने में पट्टी के रूप में। अब आता है, हम लवण जान गए, अब आता है कुछ लवण जल योजित लवण। वैसा लवण जिसमें जल के अणु उपस्थित रहते हैं उसे जल योजित यानी जल जुड़ा हुआ जल योजित लवण कहते हैं। जैसे तुतिया CaSO4 × 5H2O, जैसे धोने का सोडा धोबिया सोडा जिसे कहते हैं Na2CO3 × 10H2O, जिप्सम CaSO4 × 2H2O। और जिस लवण में जल नहीं होते हैं इसे तो जल योजित लवण कहें, और जिस लवण में जल नहीं होते हैं उसे अनाद्र लवण कहते हैं। ध्यान रखिएगा, जिस लवण में जल नहीं होते हैं उसे अनाद्र लवण कहते हैं और जिसमें जल होते हैं उसे जल योजित लवण कहते हैं। इसके बाद आता है प्रस्वेद लवण। वैसा लवण जिसे वायु में खुला छोड़ देने पर वो पसीज जाए उसे कहते हैं प्रस्वेद लवण। ये क्यों होता पसीजता है? आप जानते हैं, जल को शोषित करके। आप लोग देखे होंगे अक्सर बरसात के मौसम में नमक भी क्या होता है, पसीजता है। वो भी
जल को अवशोषित कर दे प्रसिद्धता है। तो प्रस्वेद लवण उसे कहेंगे जिसे वायु में खुला छोड़ देने पर वह जल के अणु को ग्रहण कर क्या हो जाए, पसीज जाए, उसे हम कहते हैं प्रस्वेद लवण। इस प्रकार आज हमने आपको जानकारी दिया 10th क्लास के सेकेंड चैप्टर अम्ल भस्म और लवण के संपूर्ण जानकारी दिया। अब थोड़ी सी इस पर हल्का फुल्का हम लोग क्वेश्चन किस तरह से होता है, जवाब किस तरह से दे, जानकारी ले लें। तो पहले हमने आपको लघु उत्तरीय प्रश्न लिखा है, निम्नलिखित में कौन से अम्ल पाए जाते हैं? नींबू रस, इमली, सिरका, विटामिन सी की गोली, खट्टा दूध। अब इसको सारा चीज मैंने पहले ही बता चुका हूं क्या पाया जाता है, फिर भी यहाँ पर आंसर मैंने आपको दे दिया है। पीतल या तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए? आप जानते हैं पीतल क्या है, धातु है, और खट्टे पदार्थ में क्या होते हैं, अम्ल होते हैं। अम्ल धातु के साथ अपक्रिया करके बर्तन को क्या करेगा, नष्ट करने का काम करेगा, इसलिए उसमें नहीं रखा जाता है। ठीक है, इसके देखिए दही, कॉपर लवण हाइड्रोजन गैस मुक्त कर दिया। इसके बाद अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है? क्योंकि अभी आपको बताया कि अम्ल जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है, आयनों में टूट जाता है, और आप जानते हैं आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं, और इसमें आयनों के माध्यम से आवेश प्रवाह होती है, इसलिए जो अम्ल का जलीय विलयन है वो विद्युत का चालन करता है। इसके बाद है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का दो उपयोग लिखे। अभी कुछ देर पहले हमने आपको बताया केक या पाव और रोटी बनाने में बेकिंग पाउडर का उपयोग क्यों किया जाता है? हमने कुछ देर पहले आपको बताया था सोडियम बाई कार्बोनेट के बारे में, खाने वाले सोडे के बारे में, कि उसका उपयोग पाव रोटी बनाने में किया जाता है। तो क्या बेकिंग पाउडर जो होता है वो सोडा और टार्टेरिक अम्ल का मिश्रण होता है। आज जब दोनों ये अभिक्रिया करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं, और ये कार्बन डाइऑक्साइड पाव रोटी और ब्रेड को फुलाने का कार्य करता है, जिसके कारण वो स्पंजी और मुलायम हो जाते हैं। ब्लीचिंग पाउडर बनाने के विधि एवं उपयोग अभी जानकारी दे चुके हैं। धोबिया सोडा और बेकिंग सोडा में अंतर आपको स्पष्ट रूप से है, उसके सूत्र ही पहले अंतर कर देंगे, इसके बाद उसकी उपयोग से द्वारा अंतर हम स्पष्ट कर देंगे। आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की क्यों सलाह दी जाती है? क्योंकि आप जानते हैं कि थायराइड में से संबंधित रोग होते हैं आयोडीन की कमी के कारण, अतः आयोडीन की कमी दूर करने के लिए कि ताकि थायराइड रोग ना हो, उसके लिए हम इसका उपयोग करते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, अम्ल और भस्म के अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया क्यों कहते हैं? क्योंकि एक दूसरे के गुण को समाप्त कर देते हैं, उदासीन हो जाते हैं, इसलिए इसको उदासीनीकरण की अभिक्रिया कहते हैं। इसके बाद आता है अस्पतालों में टूटी हुई अस्थियों को जोड़कर बैठाने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले यौगिक। अभी तुरंत बता चुके हैं इसका आंसर, हम लोग के समान गुण भी बताए हैं। अब इसका थोड़ा सा लाभ तो हम जाने, हानि भी जान लें। हम लोग को हमारे जीवन में हानियां होती है, ये सजीव कोशिकाओं को नष्ट करते हैं, सांद्र अम्ल त्वचा और कोमल अंगों को गंभीर क्षति पहुंचाते हैं, कुछ खाद्य पदार्थों को खराब कर देते हैं। अब ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, आप लोग इसे घर पर हल कीजिएगा, और जो न आए उसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। उम्मीद करते हैं हमारे इस क्लास से आप लाभान्वित होंगे। हमारे गाया गाइडेंस प्रोग्राम के विद्वान शिक्षकों द्वारा आप लोग को सभी विषय का संपूर्ण पाठ का कोर्स भेजा जा रहा है, आप लोग उसे अवश्य देखें और लाभान्वित हो। और कैसा आप फील करते हैं कमेंट बॉक्स में हमें और हमारे शिक्षकों को जरूर बताएं। धन्यवाद।